Hello friends, welcome to S Kumar IS. This is your friend Saurav from IIT Delhi, and we are running this absolutely free initiative to simplify your civil services preparation. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। हर इंसान, हर एक स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो दिल्ली में नहीं आ सकता है। सो प्लीज़ इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, शेयर इट विथ एज मैनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर प्लेटो तक पढ़ चुके थे। पहले हमने ब्रीफ जो है उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा, एज ए इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं उनका ब्रीफली उनको पढ़ा सारे स्कॉलर्स को। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पॉलिटिकल साइंस के पहले 3 वीडियो बन चुके हैं, उनको अच्छे से ज़रूर देखिएगा, तभी आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल है, अदरवाइज़ नहीं। सो प्लेटो हमने कंप्लीट कर लिया था और मैंने बोला था आपको कि मेरे नोट्स हैं थोड़े से मैसी हैं, बट जैसे गूंगे की भाषा उसकी माँ समझती है, तो मेरे नोट्स को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। सो यू नीड नॉट टू वरी, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। जो चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर कर ली एरिस्टोटल की, वो दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले वाले वीडियोज़ में वो देख सकते हैं। जो चीज़ें छूट गई थी इंट्रोडक्शन के अंदर या फिर एक ब्रीफ स्टडी हमने किया था, उन सबको मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। सो चलिए आज का शो स्टार्ट करते हैं। सिट पीसफुली एंड एन्जॉय द शो, ओके। लेट्स स्टार्ट एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के बारे में हमने देखा था कि एरिस्टोटल जो थे वो काफ़ी प्रैग्मेटिक स्कॉलर थे। वो प्लेटो के बहुत अच्छे स्टूडेंट भी थे और उनके बहुत अच्छे क्रिटिक भी थे। तो एरिस्टोटल जो हैं उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल थिंक्स वेरी साइंटिफिकली। वो हवा में नहीं सोचते हैं, आइडियलिज्म नहीं, वो रियलिज्म में भी सोचते हैं। एरिस्टोटल ऑलवेज सेज दैट आइडिया इज रियल, बट एट द सेम टाइम द मैटर इज ऑल्सो रियल। जस्ट अ सेकेंड गाइस। एरिस्टोटल सेज दैट आइडिया इज रियल बट एट द सेम टाइम मैटर इज ऑल्सो रियल। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आइडियलिज्म में नहीं जीते हैं एरिस्टोटल, इस दुनिया में चीज़ें कैसे चल रही हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से विचार करते हैं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और प्लेटो को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। सो जो एरिस्टोटल हैं उनकी जो थ्योरीज हैं वो किस तरीके की हैं? उनकी थ्योरीज हैं साइंटिफिक, प्रैक्टिकल एंड दिस वर्ल्डली। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, एरिस्टोटल की जो थ्योरीज हैं वो क्या है? साइंटिफिक है, वो प्रैक्टिकल है और दिस वर्ल्डली। दिस वर्ल्डली का मतलब है भाई एरिस्टोटल इस दुनिया की बातें करते हैं, हवा में बातें नहीं करते हैं प्लेटो की तरह। और जो प्लेटो है वो क्या है? एक हिसाब से टू रोमांटिक है ना, बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म में जीते हैं प्लेटो, बट एरिस्टोटल उस तरीके से नहीं है। एरिस्टोटल क्या करते हैं? एक ग्राउंड लेवल की बातें करते हैं, ज़्यादा फिलॉसफी में, आइडियाज़ में, रोमांस में, इन सब चीज़ों में नहीं जीते हैं वो, ठीक है। सो एरिस्टोटल है वो क्या कहते हैं? आइडिया इज़ रियल बट मैटर इज़ ऑल्सो रियल। और एरिस्टोटल जो है वो भी क्या देते हैं? प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया की तरह क्या देते हैं? एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ फॉर्म। मतलब कुल मिला के बात है थ्योरी ऑफ रियलिटी। एरिस्टोटल रियलिज्म में भरोसा करते हैं, है ना। एरिस्टोटल में आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ रियलिज्म एक हिसाब से बोल सकते हैं, पॉलिटिकल रियलिज्म नहीं, बट फिलोसॉफिकली आप बोल सकते हैं कि एक हिसाब से वो क्या है? रियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा भरोसा करते हैं। और एरिस्टोटल का कहना है कि मैटर और आइडिया वो दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। मैटर और आइडियाज़ ऐसा नहीं है। प्लेटो ने क्या बोला था कि आइडिया रियल है और मैटर फॉल्स है। एरिस्टोटल कहता है ऐसा नहीं है, इंटर रिलेटेड है, आइडिया भी रियल है, मैटर भी रियल है, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। सो एरिस्टोटल की थ्योरीज किस किस चीज़ की थ्योरीज उन्होंने दिया? थ्योरी ऑफ स्टेट दिया, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप दिया, स्लेवरी दिया, प्रॉपर्टी दिया और कॉन्स्टिट्यूशन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन की उनकी जो थ्योरी है उसके अंदर वो मोर देन 57 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी देते हैं, जस्टिस देते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन देते हैं। कौन से 3? पॉलिटी, जस्टिस एंड रिवॉल्यूशन। कौन सी थ्योरी में देते हैं? थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में।
और इसीलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, उसका भी उनको फादर कहा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को। सो ये मैंने आपको बता दिया। एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्लेटो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। सो जो एरिस्टोटल है एक्चुअली वो प्लेटो के क्रिटिक नहीं है, वो बस उनकी कही हुई बात को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। एक हिसाब से उनका मतलब ये नहीं था, एरिस्टोटल का जो गोल है, मोटो ये नहीं था कि मैं क्रिटिसाइज करूं। उनका गोल सिर्फ ये था एरिस्टोटल का कि जो भी प्लेटो ने बोला है उस चीज़ में रिफॉर्म किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। सो एज ए पर्सपेक्टिव, उनका थिंकर के तौर पे उनका जो पर्सपेक्टिव है, क्या बोला जा सकता है एरिस्टोटल को कंजर्वेटिव। क्यों बोला जा सकता है? क्योंकि एरिस्टोटल थे, वो कहते थे कि सिंगल इंडिविजुअल जो है वो कलेक्टिव विजडम को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल, ये थोड़ा सा देखने में लग सकता है बट मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप ज़्यादा ध्यान दीजिए तो बहुत सिंपल आपको लगेगा ये। सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट चैलेंज द कलेक्टिव विजडम ऑफ एजेस। ठीक है, अब वो बोलते हैं ना भाई बूढ़ों की बात माननी चाहिए, तो एरिस्टोटल उस तरीके के आदमी थे कि बूढ़े बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना चाहिए, परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। वो जानते हैं भाई तुम क्या जानते हो, बच्चे हो आजकल के। तो उस तरीके से एरिस्टोटल को क्या बोल सकते हैं? कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। एरिस्टोटल यूटिलिटेरियन थे। क्यों थे भाई? क्योंकि वो चीज़ों को, यूटिलिटी जिनकी होती थी उसको यूज़ करना जानते थे, वो चाहते थे उन चीज़ों को यूज़ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको मैंने बताया था फैमिली प्रॉपर्टी क्यों है, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एरिस्टोटल को जाके देखो पहले वीडियो में, तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो एरिस्टोटल क्या थे? फंक्शनल यूटिलिटी पे भरोसा करते थे कि इनकी जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो परंपराएं चल रही हैं, बोलते थे भाई क्यों तोड़ना है। प्लेटो बोलता था फैमिली को खत्म कर दो, रिवोल्यूशन ले आओ, कम्युनिज्म ले आओ। एरिस्टोटल कहता है ठंड रखो भाई। ठीक है, जो चीज़ें ऑलरेडी अच्छे से चल रही हैं उनको हाथ मत लगाओ, है ना। इसीलिए यूटिलिटेरियन, जिस भी चीज़ की यूटिलिटी है उसको एरिस्टोटल देखता था और उस यूटिलिटी को यूज करना चाहता था। रिवॉल्यूशन या पूरी तरीके से होलसेल सोशल इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था एरिस्टोटल। इसीलिए उसको फंक्शनलिस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शनलिटी को भी यूज करना चाहता था, जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उनको अबोलिश नहीं करना चाहता था। वो चाहता था इंस्टीट्यूशन से उनको रिफॉर्म किया जाए, बजाय कि उनको खत्म करके कुछ नया इंस्टीट्यूशन बनाना है। इन सब चीज़ों में एरिस्टोटल का भरोसा नहीं था। और एरिस्टोटल कॉमन सेंस में ज़्यादा भरोसा करता था, बजाय हवा में बातों के। ठीक है। सो ये सब चीज़ें एरिस्टोटल के बारे में। अब एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ स्टेट है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि भाई थ्योरी ऑफ, एरिस्टोटल भी कहता था कि मैन पॉलिटिकल एनिमल है, वो विदाउट स्टेट के नहीं रह सकता, या तो बीस्ट या तो गॉड, ओनली बीस्ट और गॉड कैन लिव विदाउट स्टेट, ये एरिस्टोटल का कहना था। सो एरिस्टोटल का मानना था स्टेट कम इन टू एग्जिस्टेंस फॉर सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस फॉर सेक ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं, बस कुछ कुछ स्टेटमेंट्स है वो मैं बता देता हूँ। थ्योरी तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया। स्टेट कम इन एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, और स्टेट है वो ये यहाँ पे प्लेटो और एरिस्टोटल में सिमिलैरिटी है कि स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल द एसोसिएशन। सेम चीज़ प्लेटो भी बोलता है, एरिस्टोटल भी बोलता है। ठीक है, और बट हाँ, डिफरेंस क्या है? द अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ मास्टर, और ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। प्लेटो का कहना था स्टेट पिता की तरह होता है, जो प्रजा है वो बच्चों की तरह होती है। एरिस्टोटल कहता है यार इतना सीरियस मत बनाओ मैटर को। ठीक है, माँ बाप को छोड़ो, स्टेट जो है वो डिफरेंट होता है, और स्टेट्समैन फादर डिफरेंट होता है, स्टेट्समैन डिफरेंट होता है। ठीक है, स्टेट जो आपका रूलर है उनको आप फादर वादर मत बनाओ, स्टेट्समैन बनाओ, लीडर बनाओ कि भाई वो लीडर है, लीड कर रहा है, वो सुप्रीम है, ठीक है, मान लिया बात, बट फादर वादर नहीं है, वो लीडर है, स्टेट्समैन है। और इसीलिए वो क्या करता है, प्लेटो को क्रिटिसाइज भी करता है कि जो स्टेट है, क्योंकि प्लेटो ने क्या बोला था, स्टेट फैमिली है, किंग फादर है और बच्चे चिल्ड्रन है। वो बोलता है कि इतना मत करो यार, मतलब थोड़ा ठंड रखो। और इसीलिए जो एरिस्टोटल है वो कहता है स्टेट फैमिली नहीं है, स्टेट क्या है, फैमिली ऑफ फैमिलीज है। ठीक है, स्टेट फैमिली ऑफ फैमिलीज है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे एरिस्टोटल क्या भरोसा करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर भी हो गया, जुडिशियरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। इनफैक्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में एरिस्टोटल बोलता भी है कि एक जो सिटीजन है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, लेजिस्लेशन का फंक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब है
एरिस्टोटल जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर एग्जैक्टली नहीं बताता है, वो मोंटेस्क्यू के अंदर आता है बाद में जाके, बट आप एक देख सकते हैं उसके अंदर, एक छोटा सा हिंट देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का, कि वो चीज़ों को सेपरेटली करता है। लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशियरी अलग है, इस हिसाब से, ठीक है। तो बोलता है ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको मिला के स्टेट बना है। स्टेट कोई एक होमोजीनियस फैमिली नहीं है, जैसा प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने कहा भाई फिलोसोफर किंग जो है वो पिता है और बाकी सब क्या है, बाकी सब बच्चे हैं। ऐसा नहीं है। अरिस्टोटल कहता है कि यार ऐसा मत करो तुम, ठीक है, थोड़ा चेंज करो चीज़ों को। तो दैट्स व्हाट अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट। अरिस्टोटल कहता है कि मैन इज़ बाई नेचर पॉलिटिकल एनिमल। क्यों है ये, मतलब अगर क्वेश्चन आया तो इसको क्या एक्सप्लेन करोगे आप, यही करोगे ना कि जो मैन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे कि बाई नेचर पॉलिटिकल एनिमल क्यों है, क्योंकि मैन जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, वो इंटरडिपेंडेंट है। उसको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बाकी के अपने एसोसिएट्स की ज़रूरत होती है। लाइफ को बचाना होता है, हैप्पी लाइफ जीनी होती है, तो अकेला नहीं रह सकता है। सो दैट्स वाई मैन इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल एनिमल। और एरिस्टोटल है वो कहता है पॉलिटी सही है रेदर देन फिलोसोफर किंग। और पॉलिटिकल का क्या मतलब है, पॉलिटी का मतलब यही है कि भाई नॉट रूल ऑफ वन बट रूल ऑफ मैनी, मिडिल क्लास। एरिस्टोटल मैंने पहले भी बताया था किस को पावर देता है। एरिस्टोटल कहता है रूल वो करें जिनके पास प्रॉपर्टी और फैमिली है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ठीक है, और उन लोगों को एक हिसाब से कलेक्टिवली रूल करना चाहिए बजाय एक आदमी को पावर देने की। स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस का क्या मतलब होता है, अलग अलग एसोसिएशंस हैं और उन सबको मिला के स्टेट बना है। ऐसा नहीं है कोई एक ही मतलब स्टेट होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यूनिटी नहीं है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है स्टेट, ठीक है। और एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिपब्लिकनिज्म भी आप बोल सकते हो या फिर थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप बोल सकते हो, कि सिटीजनशिप कोई जस्ट एक लीगल स्टेटस नहीं है। अरिस्टोटल दोनों तरीके के सिटीजनशिप के अंदर भरोसा करता है, जस्ट सोली एंड जस्ट सैंग्विनस। जस्ट सोली का मतलब है बाई बर्थ, जस्ट सैंग्विनस का मतलब है बाई डिसेंट, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा भी होगा आपने कि इंडिया की सिटीजनशिप, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ सुन के कि इंडिया की सिटीजनशिप है वो किस तरीके से एक्वायर की जा सकती है, कौन से तरीके हैं। तो एरिस्टोटल है वो जस्ट सोली भी बोलता है, बाई बर्थ भी, एंड जस्ट सैंग्विनस, ठीक है, जस्ट सोली एंड जस्ट सैंग्विनस। और इन दोनों को एरिस्टोटल क्या करता है, जो मतलब एक हिसाब से वैलिडिटी देता है। और सिटीजनशिप अरिस्टोटल बोलता है एक ड्यूटी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लॉ मेकिंग होनी चाहिए और जुडिशियल फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए एरिस्टोटल एक हिसाब से क्या बोल रहा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि भाई वो लोग वो एक्टिवली पार्टिसिपेट जब कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो है प्रबल क्या हो गया, समर्थक हो गया एक हिसाब से, ओके। एंड ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अडल्ट मेल जो प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। और अब इसको इवेल्युएट करें हम, है ना। बाकी चीज़ें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसको सोल्व कर दूंगा, है ना। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है पहले के वीडियोस में, इस वीडियो में, आप क्वेश्चन पूछिए एकदम आराम से और मैं आपको सारे क्वेश्चन, मेरी पर्सनल गारंटी है, एकदम उस कमेंट बॉक्स में मैं लिख के सोल्व कर दूंगा, ठीक है। सो इवेल्युएशन अगर हम करें तो उसको हम बोल सकते हैं कि एरिस्टोटल थोड़ा नैरो है, ठीक है, और आज के टाइम में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सिटीजनशिप एक ड्यूटी है, वो तो ठीक बात है, ठीक है, ये तो सब्सटेंटिव सेंस में सही बात है, बट जब वो महिलाओं को सिटीजनशिप नहीं दे रहा है, बूढ़ों को नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, ये बहुत नैरो है। स्लेव को नहीं दे रहा है, ठीक है, आगे थ्योरी ऑफ स्लेवरी भी हम पढ़ेंगे, तो ये क्या टू नैरो है और आज के टाइम में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कितनी भी भले यूटिलिटी वाली ये चीज़ हो। ये एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म हो गया। हर स्कॉलर का क्रिटिसिज्म आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्लेवरी, ये मतलब स्लेवरी इज नॉट ओनली नेचुरल बट यूजफुल, ठीक है। और क्यों है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनको नहीं पता पहले के वीडियोस देख लो, कि स्लेव है वो नेचर से ही ऐसा होता है कि वो काम नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ क्या चाहिए, खाना चाहिए और रहने के लिए वो चाहिए, बेसिक नेसेसिटी चाहिए। और अगर स्लेव काम करेगा तो मालिक को टाइम मिल जाएगा कि वो स्टेट के फंक्शन में काम ले सके, अच्छा सिटीजन बन सके, ठीक है। तो ये दोनों के लिए यूज़फुल है। स्लेव को फिजिकल स्ट्रेंथ उसके पास ज़्यादा होती है, तो वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो काम कर लेगा और मास्टर को टाइम मिल जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर हम स्लेव को, बट वो ये बोलता है कि मास्टर स्लेव को बहुत अच्छे से ट्रीट करे, और अगर स्लेव रीजन डेवलप कर ले तो उसको फ्री भी कर देना चाहिए। बट मतलब क्रिटिकल इवेल्युएशन में आप साफ साफ बोल सकते हो कि प्रेजेंट एज जो है वो एज ऑफ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट की एज है, और इस चीज़ के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता, चाहे कोई भी यूटिलिटी हो।
Maybe whatever utility, we cannot justify the theory of slavery because no one ought to treat the other one as means to an end. Each man is an end in itself. ठीक है, ये इमैनुअल कैंट का स्टेटमेंट है. ईच मैन इज एन एंड इन इटसेल्फ, नो वन ऑट टू ट्रीट द अदर एज द मीन टू एन एंड. इमैनुअल कैंट. ठीक है, दैट्स इट, हो गया थ्योरी ऑफ स्लेवरी, है ना. ह्यूमन रेस्पेक्ट टू ह्यूमन डिग्निटी मस्ट है, और दैट्स इट. आई मीन यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन मच. अलग से पूछेगा भी नहीं थ्योरी ऑफ स्लेवरी, आप कहीं बस इसको यूज़ कर सकते हो. थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्रिटिसिज्म, प्लेटो के क्रिटिसिज्म इसका कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, और इंडिविजुअल का जो ओनरशिप है वो प्लेटो कह रहा है कि क्या है, सपोर्ट, सॉरी, हाँ मतलब एरिस्टोटल कह रहा है कि जब प्लेटो ख़त्म कर दे रहा है, ख़त्म मत करो, रिफॉर्म करो. थ्योरी ऑफ मतलब प्रॉपर्टी को रिफॉर्म करो. कैसे रिफॉर्म करो, उसके लिए 3 कैटेगरी वो बताता है. इसकी प्रॉपर्टी की 3 कैटेगरी बताता है. पहला है कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूज़. ठीक है, ये एक हिसाब से कम्युनिज्म हो गया जो प्लेटो ने बोला. भाई कॉमन ओनरशिप है, कॉमन यूज़ है उसका प्रॉपर्टी का, सारा जो स्टेट है सबकी प्रॉपर्टी है, सब उसको यूज़ करो. एरिस्टोटल ने कहा ये ठीक नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एवरीवंस प्रॉपर्टी इज नो वंस प्रॉपर्टी. क्यों? सब लोग सोचेंगे यार मैं क्यों ध्यान रखूं, सबकी प्रॉपर्टी है ना, मैं तो यूज़ करता हूं अच्छे से, ध्यान कोई और रखेगा. ठीक है, सो एवरीवंस प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एरिस्टोटल कहता है ये चीज़ ठीक नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं उसकी. दूसरा है कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज़. ठीक है, ये मतलब इलॉजिकल है कि जब कॉमन ओनरशिप है तो इंडिविजुअल यूज़ कैसे हो सकता है? भाई सबकी है, एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों बेटों का बराबर अधिकार है ना प्रॉपर्टी पे. एक बेटा बोले कि नहीं मैं जो है इसको यूज़ करूँगा, कैसे करोगे? नहीं कर सकते, इलॉजिकल है. थर्ड है इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज़. एरिस्टोटल कहता है ये सबसे सही है. एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मान लो एक मतलब बहुत बड़ा जमींदार है, उसके पास 1000 जो है एकड़ ज़मीन है, तो ओनरशिप, एरिस्टोटल कहता है उससे छीनो मत ज़मीन. जितनी उसके पास ज़मीन है अच्छी बात है, ओनरशिप कॉमन रहने दो, बट उसका यूज़ क्या करो? कॉमन यूज़. वो 1000 जो उसके पास एकड़ ज़मीन है उसको क्या करना चाहिए? लोगों को भी अलाउ करना चाहिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए. सो इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज़, एरिस्टोटल सपोर्ट्स दिस. एरिस्टोटल कहता है इसके बहुत से एडवांटेज हैं. इससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको अचीवमेंट रहेगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट रहेगा, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा. ठीक है, वो बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, और वो चैरिटी के तौर पे दूसरों को हेल्प भी करेगा. और एरिस्टोटल कहता है यही बेस्ट प्रैक्टिकेबल है. ठीक है, बाकी चीज़ें एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसने देखा कि प्लेटो ने जो बोला वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है. जब उसने आंख से देखा तो उसको लगा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए प्रैक्टिकेबल यही है कि प्रॉपर्टी रखने दो, बट अगर ज़्यादा किसी के पास हो तो वो दूसरों के साथ शेयर करें. सो आई होप दिस इज क्लियर. देन थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ एरिस्टोटल, तो वो जस्टिस है उसको वो इक्वलिटी से लिंक करता है एरिस्टोटल जो है. और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी को बोलता है. एवरीवन इक्वल्स, इट्स अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स इनइक्वली, बट इट्स इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स इनइक्वली. ठीक है, तो इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करो, अनइक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट करो, ये उसका है मतलब थ्योरी ऑफ जस्टिस. तो ये उसने किससे लिंक किया है? इक्वलिटी से लिंक किया है. और प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी को बोलता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. ये प्लेटो से उसकी सिमिलरिटी है. प्लेटो भी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के लिए बोलता है, एरिस्टोटल भी बोलता है, जिसकी जो मेरिट है उसके बेस पे. एरिस्टोटल की क्रिटिसिज्म ये है कि वो मेरिटोरियस है. ठीक है, कि वो मेरिटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक नहीं है. डेमोक्रेटिक का मतलब भाई सबको समान. एरिस्टोटल कहता है ना जिसकी जो मेरिट है उस हिसाब से. एरिस्टोटल का कहना है कि भाई तुम कितनी भी आइडियलिस्टिक बातें कर लो, प्रैक्टिकेबल यही है जिसकी जितनी मेरिट है उसको उतना मिलना चाहिए. दैट्स व्हाट एरिस्टोटल सेज. एंड जस्टिस जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक रेक्टिफिकेटरी एंड एक डिस्ट्रीब्यूटिव. रेक्टिफिकेटरी होता है ग्रीवियंस रिडर्सल. मैंने तुम्हारा आईफोन चोरी कर लिया, अब तुम्हें जो जस्टिस मिलेगा कोर्ट में जाने के बाद में वो क्या होगा? रेक्टिफिकेटरी जस्टिस होगा, है ना, रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, स्टेट जो है किस हिसाब से चीज़ों को बांटती है, रिसोर्सेज हैं, स्टेट जो है वो बांट रही है रिसोर्सेज को. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब पब्लिक पॉलिसी. जो स्टेट गवर्नमेंट जो लैंड लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, इस तरीके से है, और या फिर स्टेट के रिसोर्सेज को कैसे बांटा जा रहा है. और एरिस्टोटल कहता है प्रोपोर्शनेट जो जस्टिस है वो दोनों ही जगह होना चाहिए. जो फॉर्म है उसके अंदर जस्टिस रेक्टिफिकेटरी भी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होना चाहिए. ठीक है,
तो अरिस्टोटल कहता है कि भाई इनजस्टिस है वो रेबेलियन को बढ़ावा देता है, उससे रिवॉल्यूशन हो जाएगा, तो आपको प्रोपोर्शनेट जस्टिस देना है। तो एरिस्टोटल की थ्योरी जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं अप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, रिजर्वेशन देते हैं, है ना, जो एससीज हैं एसटीज हैं। एरिस्टोटल के हिसाब से नहीं देना चाहिए रिजर्वेशन, ठीक है। वो बोलता है कि भाई जो जो डिजर्व करता है उसको उतना ही मिलना चाहिए, स्टेट को अलग से नहीं देना चाहिए। सो क्योंकि ह्यूज इनइक्वालिटी है तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिट किया जाता है, और एरिस्टोटल की जो थ्योरी है दैट कैनॉट बी अप्लाइड। सो जो थ्योरी ऑफ उसकी आगे पॉलिटिक्स हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे, उसके लिए एरिस्टोटल क्या करता है, मोर देन 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ता है। और पॉलिटिक्स के अंदर हमने देखा कि 3 चीज़ें वो बताता है कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है, थ्योरी ऑफ स्टेट देता है, और थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन देता है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर जो एरिस्टोटल जो डिवीज़न करता है कि 3 तरीके के आपके वो होते हैं, इसको वैसे मैं चार्ट में दिखा सकता था, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ मैनी। मैनी का मतलब बहुत ज़्यादा। तो रूल ऑफ वन जो होता है, एरिस्टोटल कहता है अगर वो सही हो, अरिस्टोटल कहता है कोई भी सिस्टम की 2 सिचुएशन होती हैं, एक तो होता है नॉर्मल, एक होता है परवर्टेड। नॉर्मल का मतलब होता है सिस्टम अच्छे से फंक्शन करे, और वही सिस्टम डिस्टोर्ट हो जाए तो उसको परवर्टेड कहते हैं, ठीक है। सो एरिस्टोटल कहता है रूल ऑफ वन अगर नॉर्मली काम कर रहे तो उसको मोनार्की कहते हैं, बट परवर्टेड फॉर्म क्या होता है मोनार्की का, टायरनी। रूल ऑफ फ्यू अगर होता है, सही होता है, उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, लेकिन अगर वो डिस्टोर्टेड हो जाए उसको क्या कहते हैं, ओलिगार्की। रूल ऑफ मैनी है, उसको पॉलिटी कहते हैं, सही से काम करे, बट अगर वो डिस्टोर्ट हो जाए तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो एरिस्टोटल डेमोक्रेसी वर्ड को एक हिसाब से नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज लेता है। उसका मतलब है डेमोक्रेसी मतलब सिंपली वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होगा, एकदम फाइट होगा, केओस होगा, ठीक है। तो एरिस्टोटल कहता है पॉलिटी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल है। क्यों भाई बेस्ट प्रैक्टिकेबल क्यों है? अरिस्टोटल हमेशा बोलता है गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। सो वाई पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल? अरिस्टोटल कहता है क्योंकि गोल्डन मीन और गोल्डन रूल मैंने आपको जैसा बताया, अरिस्टोटल कहता है कि जो पॉलिटी जो है वो अवॉइड करता है नेगेटिव ऑफ बोथ द जो टायरनी और ओलिगार्की है, इनके नेगेटिव को तो अवॉइड करता है और इनके पॉजिटिव्स को कंबाइन करता है। अब इसके नेगेटिव क्या है? टायरनी का नेगेटिव है एक आदमी का रूल, तो पॉलिटी के अंदर क्या हो, एक आदमी का रूल नहीं होगा, ज़्यादा लोगों का रूल होगा, इसका नेगेटिव दूर हो गया ना। ओलिगार्की जो है ओनली फ्यू, है ना। एरिस्टोटल कहता है ओनली फ्यू भी क्या हो सकते हैं, कार्टल्स बना सकते हैं, उनके अंदर क्या हो सकता है, डिविजन्स हो सकते हैं, ग्रुपिज्म हो सकती है। बट अगर मैनी होंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 आदमी रूलर अगर है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने अपने ग्रुप बना लेंगे। जैसे क्या होता था, आप ये देखो मुगल्स के टाइम में क्या हुआ, है ना, ये अच्छा एग्जाम्पल है देखने के लिए। मुगल्स जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स की, तो डेक्कन के अंदर अगर डेक्कन जो आपका है वहाँ पे अलग से निज़ाम और वो सब बन गए, और आप अगर उधर जाएंगे बंगाल की तरफ जाएंगे, उधर भी नवाब और वो सब चीज़ें बन गई, तो वो सब लोग क्या हुए, सेंट्रल अथॉरिटी जैसे ही गई। अगर रूल ऑफ फ्यू है ना, उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो एक हिसाब से ओलिगार्की समझ सकते हैं आप, कि कुछ कुछ लोगों के पास पावर थी, जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी वीक हुई सब अपने अपने हो गए। तो एरिस्टोटल कहता है इसके अंदर भी कमी है अगर रूल ऑफ फ्यू होगा। रूल ऑफ मैनी का मतलब है एक जो डेमोक्रेसी है वो परफेक्टली वर्क कर रही है उसको, है ना। एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को गलत वर्ड में यूज करता है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जस्ट मान लीजिए पार्लियामेंट है, उसमें इतने सारे लोग हैं, तो वहाँ पे ये संभावना नहीं है कि 5 लोग कुछ कर लेंगे। समझ में आ रही है ना आपको बात? एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, इसलिए एरिस्टोटल डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है ना। ये एरिस्टोटल का मतलब एक हिसाब से स्ट्रेंथ है, वो जो बोल रहा है। तो एरिस्टोटल किसको सपोर्ट कर रहा है? पॉलिटी को सपोर्ट कर रहा है। एरिस्टोटल कर रहा है रूल ऑफ मैनी होना चाहिए, रूल ऑफ फ्यू भी नहीं होना चाहिए और वन भी नहीं होना चाहिए। एरिस्टोटल इन दोनों को रिजेक्ट कर रहा है। रूल ऑफ मैनी क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये इन दोनों के नेगेटिव्स को क्या करते हैं, अवॉइड करता है। तो गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। एरिस्टोटल कहता है पॉलिटी भी परफेक्ट नहीं है, बट आपको बेस्ट प्रैक्टिकेबल देखना है। यही हमारी जिंदगी के लिए भी है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है यार, कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है जिंदगी में, बट हमें ये देखना है क्या बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, क्या सबसे अच्छा है ना। यूपीएससी में भाई सारे सब्जेक्ट एकदम परफेक्टली आने चाहिए, भाई नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्या बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, आप कम टाइम में कितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो, वही बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, और वही अरिस्टोटल कहता है, ठीक है। आई होप दैट दिस इज क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट हो
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसको पर्सनली सोल्व कर दूंगा। और यहाँ पे एरिस्टोटल कहता है मिडिल क्लास का जो रूल है वो स्टेबल होता है, ठीक है। रूल ऑफ मैनी मतलब मिडिल क्लास का रूल हो गया। और एरिस्टोटल कहता है रूल ऑफ रिच जो है, रूल ऑफ रिच क्या है, या तो मोनार्की है या तो ओलिगार्की है, वो कभी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। रूल ऑफ पुअर भी कभी स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर रिच रूल करेंगे तो पुअर उनके खिलाफ काम करेंगे, पुअर रूल करने नहीं देंगे, रिच उनके खिलाफ काम करेंगे। इसलिए मिडिल क्लास का जो रूल है वो स्टेबल है, बाकी दोनों अपने अगेंस्ट एक दूसरे के काम करेंगे। सो यही बेस्ट प्रैक्टिकेबल है। सो कंक्लूजन में आप बोल सकते हैं कि एरिस्टोटल जो है उनका इनहेरेंट मैसेज ये है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी है वो अच्छी गवर्नेंस देगा। एरिस्टोटल सिंपल सी ये चीज़ देखता है कि प्लेटो की जो थ्योरी है वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकी, तो वो स्टेबिलिटी पे काम करता है कि मिडिल क्लास है। और हम देखते भी हैं ये चीज़ कि मिडिल क्लास जो है वो मैक्सिमम एक हिसाब से नंबर में पाई जाती है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अमीर होते हैं, और गरीब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन दोनों के बीच में क्या है, एनवियस रिलेशन है एक हिसाब से फाइटिंग का। बट मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा नंबर में है, अगर वो रूल करेंगे तो एक स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। वही एरिस्टोटल कहता है कि इसीलिए मिडिल क्लास का जो रूल है वो होना चाहिए, और पुअर्टी जो है उसका इरेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक पुअर रहेंगे तब तक फाइट रहेगी रिच और पुअर के बीच में। सो ये है एरिस्टोटल की थ्योरी। लास्ट है एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एरिस्टोटल है वो एक हिसाब से कंजर्वेटिव है। तो वो जब रिवॉल्यूशन बोल रहा है तो इवन छोटा सा चेंज है उसको भी रिवॉल्यूशन कह रहा है वो। कंजर्वेटिव मतलब छोटी सी चीज़ को भी मतलब रेजिस्ट करना है एक हिसाब से। तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन का मतलब वो मतलब वॉयलेंट रिवॉल्यूशन नहीं बोल रहा है, छोटा सा चेंज है उसको ही रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। तो नॉट लाइक मॉडर्न रिवॉल्यूशन की वॉयलेंस हो रही है। तो एरिस्टोटल कहता है कि भाई कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, और जो है आपकी मोनार्की जो है उनकी जेलसी आपस के अंदर, ठीक है। और एरिस्टोक्रेसी है उनके अंदर कॉन्स्पिरेसी बाय द पुअर्स, और डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्पिरेसी बाय द रिच, ठीक है। ये सब रीजन हो सकते हैं। देन हाई हेडेडनेस ऑफ द मतलब हाई हेडेडनेस ऑफ द रूलिंग क्लास, ठीक है, जैसा कि ट्यूनीशिया में आप देख रहे हो अभी। और या तो फिर बहुत से अभी भी मोनार्की का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी मतलब मिडल ईस्ट और इन सब कंट्रीज़ के अंदर आप देख सकते हैं। कुछ अफ्रीका के अंदर देख रहे हैं डिक्टेटर्स जो हैं, वहाँ का आप एग्जांपल ले सकते हैं। हाई हेडेडनेस और ह्यूज इनकम एंड वेल्थ गैप, ठीक है, और सडन फॉरेनर इनफ्लो, या तो फिर डिसप्रपोर्शनेट इन एनी स्टेट डायमेंशन, मतलब एक स्टेट की डायमेंशन ज़्यादा पावरफुल हो जाए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो फिर रिवॉल्यूशन होने की संभावना रहती है। ये सब एरिस्टोटल के कहने हैं, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हो कहीं भी, जैसे ऐसे में भी आए, या फिर आप GS2 या कहीं पे भी देख रहे हैं तो आप एरिस्टोटल को यूज़ कर सकते हैं कि इवन एरिस्टोटल ऑल्सो सेड दैट एग्जीक्यूटिव हाई हेडेडनेस दिस में लीड टू रिवॉल्यूशन, वर्ड यूज़ मत कीजिए, उस आप यूज़ कर सकते हैं दिस में लीड टू अपसेटिंग पब्लिक और इन पब्लिक ग्रीवेंसेज। इस तरीके से एरिस्टोटल जो है वो भी बोलता है कि जो पावर पैशन फॉर पावर है दैट में लीड टू रिवॉल्यूशन, दैट में लीड टू मतलब वो से आपका क्या हो सकता है, सोशल कैपिटल कम हो सकता है। ऐसे वर्ड्स आप यूज़ ले सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहिए वर्ड्स को यूज़ लेने के अंदर। और अगर आप रूलिंग क्लास केयरलेस है, करप्ट है, हाई हेडेड है ना, उसके अलावा ह्यूज इनइक्वालिटी है, और पावर के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, फॉरेन इन्फ्लो हो गया है, इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ ले सकते हैं, सडन फॉरेन इन्फ्लो है, आप इसको ले सकते हैं रिफ्यूजी क्राइसिस। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि रिफ्यूजी क्राइसिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इफ देर इज टू मच इन्फ्लक्स ऑफ द रिफ्यूजीज इट में लीड टू रिवॉल्यूशन। और जैसा कहाँ का पर्टिनेंट एग्जाम्पल है, असम का आप दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आ रहे हैं उसकी वजह से वहाँ पे ह्यूज पॉलिटिकल अनसेटलमेंट है वहाँ के लोगों के अंदर रिफ्यूजीज के खिलाफ। सो ये सब चीज़ों को करंट से आप उस हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। और क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, तो एरिस्टोटल कहता है कि भाई जो कोजेज हैं उनको अच्छे से हैंडल करो, ये जितने भी कोज बताएं आपको अभी मैंने, उनको अच्छे से हैंडल करो, उनको नहीं आने दो। और जो है इनकलकेट करो लोगों में पेट्रियोटिज्म थ्रू, उनको जैसे एग्जांपल दे सकते हैं सिलेबस के थ्रू पढ़ाओ, एजुकेट करो सिटीजन्स को सिविक वर्च्यूज़ के अंदर, और जो है लॉ को ओबीडियंस बने वो स्पिरिट उनके दो, क्या दो, पेट्रियोटिज्म, स्पिरिट ऑफ फॉलोइंग द लॉ, हैंडल द कॉजेज एंड एजुकेट द सिटीजन्स। सो ये हम फाइनली बोल सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, इट इज़ रिलेवेंट टू एनालाइज रिवोल्यूशन ऑफ ऑल द एजेस वेदर फ्रेंच, चाइनीज, अरब स्प्रिंग, और अभी का भी कोई रिवोल्यूशन आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एरिस्टोटल। आई होप दैट एरिस्टोटल आपको अच्छे से क्लियर हो गए। तो इसके अंदर भी आपको जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं।
और इसके बाद हम मैकियावेली अगले स्कॉलर हैं उनको पढ़ेंगे। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अगर पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम पॉलिटिकल थ्योरीज को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप दैट यू एन्जॉय टूडेज शो एंड दिस लेक्चर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इन पॉलिटिकल साइंस एंड अदर्स ऑल्सो। हम GS2 का भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। सो ऑल ऑफ आवर इनिशिएटिव, जितना भी हम छोटा सा एंडेवर कर पा रहे हैं वो शायद आपको थोड़ा फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। अगर आप इससे फ़ायदा महसूस करते हैं प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। सभी लोग कोचिंग नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू S Kumar IAS एंड I wish you all the best till the next class. Till that time, stay connected and work hard. Thank you so much, guys.